इतिहास। इतिहास क्या है? हिस्ट्री यूनानी यानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार, एडवर्ड हैलेट कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास का विभाजन। इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्राक इतिहास, जिसको प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड भी कहते हैं। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। यहाँ लिपि और अक्षर को समझ लेते हैं। अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे क ख ग य र ल, आकार हर्षिकार मात्राएं हैं, अ आ हर्ष दीर्घ, ये सभी अक्षर हैं। स्वर और व्यंजन जो अक्षर होते हैं। वहीं लिपि भाषा को लिखने का तरीका होती है। जैसे क को किस प्रकार हिंदी में लिखते हैं, अ को किस प्रकार हिंदी में लिखते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में ABC को लिखने का अलग तरीका है। उर्दू में कहें तो हम लोग अली बे पे लिखते हैं, तो भी एक तरीका है लिखने का, फारसी का। तो इन सभी तरीकों को द सिम्बल्स फॉर राइटिंग एनी लैंग्वेज इज नोन एज स्क्रिप्ट। भाषा लिखने की जो विधि होती है, सिम्बल्स होते हैं, उसको लिपि कहते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कोलकाता है, का उत्तराधिकारी थे। 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वाइसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रमुख महानिदेशक में सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1871 से 1885 तक, कांग्रेस की स्थापना तक ये रहते हैं। जेम्स बर्गस 1886 से 1889, जॉन मार्शल 1902 से 1928, हैरोल्ड हगरिव्स 1928 से 1931, राय बहादुर दयाराम शाहनी 1931 से 1935, JF ब्लैकिस्टन
1935 से 1937, राय बहादुर KN दीक्षित 1937 से 1944, सर मॉर्टिमर व्हीलर 1944 से 1948, NP चक्रवर्ती 1948 से 1950। इस तस्वीर में प्रथम भारतीय महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी का तस्वीर है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। माधव स्वरूप वत्स 1950 से 1953, A घोष 1953 से 1968, BB लाल 1968 से 1972, देश पांडे 1972 से 1978, BK थापर 1978 से 1985। इतिहास के जन्मदाता कौन थे? हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेता थे। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। तस्वीर में आप लोग हेरोडोटस को देख सकते हैं। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ निकालना कठिन है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है इसमें। पुराणों में 4 युग, पुराणों में 4 युग हैं। पहला कृत या सतयुग, दूसरा त्रेता युग जिसमें श्री रामचंद्र अवतरित होते हैं धरती पर, तीसरा द्वापर युग जिसमें श्री कृष्ण भगवान आते हैं, और चौथा कलयुग। और यही 4 युग बताए गए हैं पुराणों में। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। यहाँ युग, अवतार और जीवों का विकास कैसे हुआ है किस युग में, उसको देखेंगे। पहला सतयुग, इसमें 4 अवतार हुए हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। मत्स्य अवतार में मछली, जलीय जीव का विकास हुआ। कूर्म अवतार में कछुआ जो उभयचर है, स्थल तथा जल दोनों पर रह सकता है। वराह अवतार में सूअर जो थल का पशु है, सतही पशु है। नरसिंह अवतार अर्धमानव, पशु व मानव के बीच का जीव है। तो
यहाँ से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ है। एक जलीय जीव से आरंभ होकर उसका हमेशा परिवर्तन होता रहा है और अभी तक बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। त्रेता युग दूसरा युग है जिसमें 3 अवतार हुए हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। वामन अवतार में बौना यानी लघु मानव था। परशुराम अवतार में परशु या फरसा वाले राम शस्त्र प्रयोक्ता मानव थे। राम अवतार में रामः समुदाय में रहने वाला मानव थे। तीसरा है द्वापर युग। इसमें कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार हुआ है। कृष्ण अवतार पशुपालन करने वाला मानव और बुद्ध अवतार में बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। चौथा है कलयुग जिसमें कल्कि अवतार होता है। कल्कि यानी भविष्य का मानव, संहारक शक्ति वाला मानव। विशेष विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इस प्रकार बताए गए हैं। कल्प यानी ब्रह्मा का दिन। मनवंतर यानी 71 दिव्य युग। दिव्य युग 4 युग। दिव्य युग में जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इनमें वर्षों की संख्या है। सतयुग में 4 गुणे 4,32,000 वर्ष। त्रेता युग में 3 गुणे 432,000 वर्ष। द्वापर युग में 2 गुणे 4,32,000 वर्ष और कलयुग में 1 गुणे 4,432,000 वर्ष। इतिहास की तिथियाँ। अंग्रेजी में BC यानी ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय कैलकुलेट किया जाता है। कभी कभी तिथियों से पहले AD यानी ईस्वी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। वर्तमान में पहले शब्दों का प्रयोग किया है। यदि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी मान लेते तो उसके पहले जूलियन कैलेंडर जो है 46 यानी 46 BC में, और उसके भी पहले विक्रम संवत जो 58 BC 58 BC में। ये सभी ईसा पूर्व की बातें हो रही हैं जिसमें समय जो होता है घटता हुआ होता है। इसमें 58 BC पहले आया होगा, उसके बाद 46 BC आया होगा। तो ईसा मसीह के 46 वर्ष पूर्व जन्म के 46 वर्ष पूर्व जूलियन कैलेंडर आया होगा और ईसा मसीह के जन्म के 58 वर्ष पूर्व विक्रम संवत आया होगा। बढ़ते हुए क्रम में देखें तो ईस्वी
एडी कहते हैं जिसको। तो ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद 78 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है। वहीं ईसा मसीह के जन्म के 622 वर्ष बाद यानी 622 एडी में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। समय शब्दावली, जैसे दशक बोलते हैं 10 वर्ष की अवधि को डिकेड इंग्लिश में कहते हैं। सिल्वर जुबली 25 वर्ष की अवधि को कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिल्वर जुबली ही कहते हैं। रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि, इंग्लिश में भी रूबी जुबली ही होता है। पूर्वार्ध सदी का प्रथम 50 वर्ष यानी 1 से 50 वर्ष तक की अवधि फर्स्ट हाफ कहलाती है। गोल्डन जुबली 50 वर्ष की अवधि को ही कहा जाता है। डायमंड जुबली 60 वर्ष की अवधि को कहते हैं। प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। उत्तरार्ध सेकेंड हाफ सदी का द्वितीय 50 वर्ष यानी 51 से 100 वर्ष का अवधि सेकेंड हाफ कहलाएगा। सदी या शताब्दी 100 वर्ष की अवधि को कहते हैं और अंग्रेजी में सेंचुरी कहते हैं। सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष की अवधि को मिलेनियम भी कहते हैं। ग्रेट जुबली 2000 वर्ष की अवधि को ग्रेट जुबली कहा जाता है। म्यूजियम की शुरुआत। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एकांत में अध्ययन करने का मंदिर है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करने वाली प्रमुख संवत कली संवत 3102 बीसी, महाभारत युग व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ होता है। सप्तर्षि संवत 3076 बीसी, इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित हुआ। बुद्ध संवत 544 बीसी में, श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत 544 बीसी में प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि 486 बीसी थी, जो कहीं कहीं 483 बीसी भी मिलता है। महावीर संवत 527 बीसी, महावीर स्वामी द्वारा आरंभ इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ है। विक्रम संवत 58 बीसी, मालवा के शासक राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनियों में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया। और विक्रम संवत को मालवा संवत भी कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, जिसमें पहले का काल बीसी और बाद का काल एडी कहलाया है। शक संवत 78 एडी, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय के बाद शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। यहाँ 22 मार्च 1957 का डेट इम्पोर्टेंट है और इसी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, तो याद रख सकते हैं उससे।
कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 22 मार्च 1957 को ही शक संवत आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया था। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। कलचुरी संवत 248 AD। अभारी राजा ईश्वरसेन बाद में चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कलचुरी संवत कहलाया। गुप्त संवत 319 AD में गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया। हर्ष संवत 6 से 606 AD कनौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के बाद ये संवत शुरू होता है। हिजरी संवत 622 AD। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। कोल्लम संवत 1825 AD। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। इसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। इलाही संवत 1583 AD मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। राजशक 1673 AD मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया। कैलेंडर का विकास क्रम। जूलियस सीजर, जिन्होंने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की थी 46 BC में। डायोनिसियस एक्सिगुअस ने ईसाई कैलेंडर की शुरुआत 1527 BC में की थी। पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 AD में की थी। भारतीय इतिहास एक अवलोकन। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व 2500 BC में होती है। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बौद्ध व जैन धर्म का उदय 500 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। गुप्त काल, जिसको भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, 300 AD से 500 AD तक। उत्तर व दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय 500 AD से 1000 AD तक। मुस्लिम आक्रमण होते हैं 1000 AD से 1600 AD तक। यूरोपियों का भारत आगमन होता है 1600 AD से 2000 तक। भारत की स्वतंत्रता 1947 में मिलती है, जो 2000 AD की ही बात है। म्यूजियम डे की शुरुआत। म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षित करने में लोगों के योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की थी। प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया और 1983 वही वर्ष है जब भारत ने विश्व कप जीता था। क्रिकेट इतिहास में पहला विश्व कप भारत ने जीता था कपिल देव की कप्तानी में।
प्रतिवर्ष 18 मई को म्यूजियम डे मनाया जाता है। भारत में म्यूजियम का इतिहास। भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था जिससे यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की भारत का नामकरण। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है और पाणिनि द्वारा ये लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत में है। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वेद वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भारत था, जो प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरु वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति यानी भारत की प्रजाति निवास करती है। भगवत पुराण में इस देश को अजनाम वर्ष की संज्ञा दी गई है, तो अजनाब वर्ष की संज्ञा याद रखेंगे। भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भाग को कहा गया है जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ भरतों का देश है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी के ससानी अभिलेख में मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट में इस बात को स्पष्ट किया गया है। अब आते हैं हम लोग वापस से म्यूजियम पे। तो म्यूजियम की स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों की खालें, हाथ, दांत रखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियमों की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद
म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में फाल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है, जो 1679 में बना था। (1874) में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। म्यूजियमों में अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित होता है, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। ईस्वी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन। ईस्वी संवत में 57 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ईस्वी संवत है उसमें 57 ऐड करेंगे तो हम लोग विक्रम संवत में चले जाएंगे। अगर 2018 चल रहा है तो इसमें 57 वर्ष जोड़ने पे ये 2075 हो जाएगा। वैसे ही 2023 चल रहा है फ़िलहाल, तो उसमें 57 जोड़ने पे जो काल आएगा वही हम लोग का विक्रम संवत हो जाएगा। ईस्वी संवत का शक संवत में परिवर्तन। ईस्वी संवत में से 78 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो ईस्वी संवत दिया है उसमें से 78 माइनस करेंगे तो शक संवत आएगा। 2018 से अगर 78 माइनस करेंगे 1940 जो है शक संवत होगा। ये एक डिफरेंस दिखाता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, उतना माइनस या प्लस किया जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग कि 9 से 13 कितना बड़ा है, तो 13 से 9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 के 4 बाद 13 आया है तो 4 का डिफरेंस है। उसी तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। विक्रम संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन। विक्रम संवत में से 57 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो विक्रम संवत है तो उसमें से 57 माइनस करेंगे ईस्वी संवत आ जाएगा। 2075 से 57 माइनस करने पे 2018 आ जाएगा, तो ये ईस्वी संवत में होगा। शक संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन। शक संवत में 78 जोड़कर प्राप्त किया जाता है। भारत का आदि महाकाव्य रामायण। रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में लिखा गया है। रचना काल 550 BC माना जाता है। विकास क्रम इसका 6000 श्लोक थे इसमें, फिर ये श्लोक बढ़ करके 12000 हो गए। शत सहस्त्री 24000 को यहाँ कहा गया है। उसके बाद ये चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहलाई। विशेष क्या है रामायण में, तो रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया था। इसे रामायण या रामायणम या रामावतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृतिवास ने वारवक्त शाह के समय किया था। फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शाहजहां के समय में इब्नहर करन ने किया था। 20वीं शताब्दी में ईवी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। यह तथ्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। रचयिता महर्षि वेदव्यास। रचना काल 400 BC। विकास क्रम की बात करें तो इसमें चरण, श्लोक, लेखक और व्याख्याकर्ता कौन रहे हैं उन बातों को देखेंगे। फर्स्ट जय, जिसमें श्लोकों की संख्या 8800 है।
लेखक व्यास और व्याख्याकर्ता युधिष्ठिर हैं। जय भारत, श्लोक 24,000। लेखक शुक्राचार्य और व्याख्याकर्ता परीक्षित। भारतेतिहासा श्लोक हैं इसमें 24,000 प्लस उपखंड भी इसमें शामिल है। वैशंपायन इसके लेखक हैं और व्याख्याकर्ता जन्मेजय हैं। महाभारत या शतसहस्त्री में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। लेखक हैं लोमहर्षा व उग्रश्रवा। तो लोमहर्षा के पुत्र थे उग्रश्रवा, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। व्याख्याकर्ता सैनिक हैं, शौनक हैं। महाभारत के भाषा की बात करें तो मूलतः संस्कृत में है। जय का अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। मूल कथा कौरव और पांडवों के युद्ध का विवरण है। प्रारंभिक उल्लेख है अश्वलायन गृहसूत्र। विशेष महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें भीष्म पर्व 6वें में का भाग जो है गीता है, जिसमें कर्म भक्ति व ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता की दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा शांति पर्व है। तो 6 नंबर और 12 नंबर इम्पोर्टेंट रहता है, भीष्म पर्व और 12वां शांति पर्व, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व जो है शांति पर्व है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रज्म नामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इसकी प्रस्तावना अब्दुल फजल ने लिखी थी। वर्तमान कैलेंडर। वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे समूचे विश्व के देशों में मान्यता दी गई है और विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इटली के डॉक्टर एलाइसियस लिलियस द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर की घोषणा 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी 13वीं ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर के नाम के साथ ग्रेगरी शब्द जुड़ा। प्राचीन जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियाँ सुधारने के लिए इसे प्रचलन में लाया गया। रामायणकालीन भारत की बात करें तो अयोध्या में रामायण की घटना घटित होती है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें कुशावती, कौशल, मिथिला, विदेह, श्रावस्ती, महिष्मती, नैमी, शारण्य, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, गंधार, तक्षशिला, पुष्कलावती। वहीं दक्षिणी भारत की बात करें तो पंचवटी, प्रतिष्ठान, दंडकारण्य, किष्किंधा,
रामेश्वरम श्रीलंका। यहाँ तस्वीर में महर्षि वाल्मीकि को आप देख सकते हैं। राम द्वारा प्रयुक्त मार्ग दंडकारण्य किष्किंधा रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका पहुँचे थे। तो अयोध्या से निकलकर पंचवटी, उसके बाद दंडकारण्य, किष्किंधा, रामेश्वरम, श्रीलंका। 27 जुलाई 2017 को राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वरम के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई और यह 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को आपस में जोड़ेगी। रामायण के 7 कांड, 500 सर्ग व 2400 श्लोक। बाल कांड यानी राम का बचपन। अयोध्या कांड राम का राज्याभिषेक। अरण्य कांड पंचवटी में निवास व शूर्पणखा रावण की बहन से भेंट। किष्किंधा कांड राम की सुग्रीव से मित्रता। सुंदरकांड हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना देना। युद्धकांड रावण पर राम की विजय और ये सबसे बड़ा कांड है। उत्तरकांड रामवध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म। महाभारतकालीन भारत। गंधार के राजा शकुनी थे, राजकुमार थे। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ में पांडव रहते थे। मथुरा में श्री कृष्ण, कुरु के कौरव थे। पांचाल के ध्रुपद राजा, कौशल अंग के राजा कर्ण थे। काशी नरेश थे। शिशुपाल विदर्भ के भीष्मक थे। जयद्रथ द्वारका श्री कृष्ण। तो मथुरा में बचपन बीता श्री कृष्ण का। द्वारका ये पूर्णकालिक निवास स्थान बना लिए। और महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत को लिखा था, उनकी तस्वीर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहर जिसमें स्वास्तिक का प्रयोग हुआ है। स्वास्तिक शब्द सु धन अस धन क से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ कर्ता या करने वाला से है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला है। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द स्वास्तिक सर्वत्रो रिद्ध अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो से संबंधित है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। स्वास्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की ओर मुड़ जाती हैं। स्वास्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वास्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वास्तिक कहते हैं।
यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में 4 योग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वास्तिक का प्रयोग होता है। जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। कैथल महाभारत का वास्तविक केंद्र। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि इसका वास्तविक केंद्र कैथल है। इस दावे के पीछे तर्क यह है कि युद्धस्थल की 48 कोस की परिधि में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कैथल जिले में आता है और 48 कोस की परिधि 5 जिलों में फैली है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत जिलों की 160 मील के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र भूमि क्षेत्र था। युद्ध के समय स्थापित किए गए 4 पक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। इनमें कैथल में अरंतुक यक्ष गांव, बहर पिसौल, कुरुक्षेत्र के रतगल गांव में तरंतुक यक्ष, जींद के रामराय गांव में राम हृदय यक्ष एवं पानीपत के सिख गांव में मनक्रुक यक्ष तीर्थ है। इनमें कैथल जिले का सबसे अधिक क्षेत्र 48 कोस की परिधि में आता है। 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित हैं, जो महाभारत कालीन हैं। इनमें से अधिकतर तीर्थों की आज भी पहचान है और वहाँ विधिवत पूजा अर्चना भी होती है। इतिहासकार कमलेश शर्मा के अनुसार 48 कोस की परिधि में वर्तमान कैथल जिले का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। गांव सिरहदा युद्धस्थली का केंद्र बिंदु था। यहीं से बबरूभान ने कटे हुए सिर के साथ महाभारत युद्ध को देखा था। सिरधरा से गांव का नाम सिरहदा पड़ा। इसी प्रकार मानस गांव का नाम भी मनुष्य तीर्थ है। कई और ऐसे तीर्थ हैं जिनकी पहचान ही महाभारत की घटनाओं एवं पात्रों के नाम से होती है। राजा तरंगिणी, रजाओं की धारा। रचयिता हैं कल्हड़। रचना काल है 12वीं सदी। भाषा इसकी है संस्कृत। विषय वस्तु कश्मीर के 4 वंशों गोनंद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश के राजा जय सिंह के समय में पूर्ण हुआ और राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। महत्व। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। विशेष इसका विस्तार जोनराज ने जैनुल आबादीन के शासनकाल किया गया। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक तथा श्रीनगर का संस्थापक मानते हैं।
भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। दशराज्य युद्ध 14 BC। सुदास व 10 राजा के बीच विजेता हुए सुदास। कररी का युद्ध 326 BC में सिकंदर व पोरस के बीच होती है। सिकंदर विजयी होते हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक व कलिंग नरेश खारवेल के बीच अशोक विजयी होते हैं। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध 305 BC। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच चंद्रगुप्त विजयी होते हैं। कनिष्क चीन युद्ध प्रथम सदी में कनिष्क व चीनी सम्राट के बीच कनिष्क विजयी होते हैं। आर्यावर्त के युद्ध चौथी सदी में समुद्रगुप्त व 9 नाग शासक के बीच युद्ध होती है। समुद्रगुप्त विजयी होते हैं। स्कंदगुप्त हूण युद्ध 466 AD। स्कंदगुप्त व हूणों के बीच युद्ध होती है। स्कंदगुप्त विजयी होते हैं। नर्मदा युद्ध 630 AD में हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं। सुरमार युद्ध 641 से 42 AD के आसपास होता है। नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम जीतते हैं। पारीमल युद्ध 641-42 AD में नरसिंह प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय, इसमें भी नरसिंह वर्मन विजयी होते हैं। मणिमंगला युद्ध 642 AD। नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय के बीच नरसिंह वर्मन इसमें भी विजयी होते हैं। सिंध युद्ध 712 AD। दाहिर सेन व मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और भारत पर प्रथम आक्रमण यही होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। त्रिपक्षीय युद्ध 8 से 10वीं सदी के बीच पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच युद्ध होती है और प्रतिहार विजयी होते हैं। कोनगु युद्ध, इसके बारे में कोई पीरियड नहीं पता है। चेर व अज्ञात शासक के बीच में युद्ध होती है। चेर इसमें विजयी होते हैं। वैणिका युद्ध, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। चोल बनाम चेर, पांड्य सहित 11 शासक इसमें शामिल होते हैं। चोल इसमें विजयी होते हैं। वेल्लूर का युद्ध, इसके अवधि के बारे में जानकारी नहीं है। परांतकम बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच युद्ध होती है। परांतक इसमें विजयी होते हैं। तकोल्लम का युद्ध 949 AD में परांतक बनाम राष्ट्रकूट व पश्चिमी गंग के बीच परांतक विजयी होते हैं। तिलकार का युद्ध, इसके अवधि के बारे में जानकारी नहीं है। गंग बनाम वेंगी के चालुक्य के बीच, चालुक्य में विष्णुवर्धन थे और विष्णुवर्धन ही विजयी होते हैं। कोप्पन का युद्ध 1052 AD में चोल राजाधिराज बनाम ये युद्ध होता है और इसमें कौन विजयी होता है ये जानकारी नहीं है। कोप्पम का युद्ध 1052 AD चोल राजाधिराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर के बीच चोल विजयी होते हैं। कुंडल संगम का युद्ध 1060 AD चोल वीर राजेंद्र बनाम चालुक्य सोमेश्वर के बीच चोल विजयी होते हैं। ओहिंद का युद्ध 1008 AD में महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल तथा अन्य हिंदू शासक के बीच महमूद इसमें विजयी होते हैं। गुजरात का युद्ध 1178 AD मोहम्मद गोरी बनाम मूलराज द्वितीय विजयी होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 11 से 91 AD मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी विजयी होते हैं।
चंदावड़ का युद्ध 1194, मोहम्मद गोरी बनाम जयचंद मोहम्मद गोरी विजयी होते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध 1216 AD, इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन चलदौज के बीच इल्तुतमिश विजयी होते हैं। कैथल का युद्ध 1240, रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहराम शाह मुइजुद्दीन विजयी होते हैं। अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान 1301 AD, अलाउद्दीन बनाम हम्मीर अलाउद्दीन विजयी होते हैं। अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान 1303, अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह अलाउद्दीन विजयी होता है। वारंगल का युद्ध 1308, अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन विजयी। मलाबार युद्ध 1311 AD, अलाउद्दीन बनाम पांड्य राज्य अलाउद्दीन विजयी। रायचूर का युद्ध 1398 AD, फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय फिरोज शाह विजयी। पांगुल का युद्ध 1420 AD, फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराज प्रथम विजयी। कांजीवरम का युद्ध 1481 AD, मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर और विजयी मोहम्मद। चोल का युद्ध 1508 AD, महमूद बेगड़ा गुजरात बनाम पुर्तगाली महमूद बेगड़ा विजयी। शिव समुद्रम का युद्ध 1511-12 AD, कृष्णदेवराय व अम्बतूर का नायक कृष्णदेवराय विजयी। उदयगिरी का युद्ध 1514 AD, कृष्णदेवराय व प्रताप रुद्र उड़ीसा के बीच कृष्णदेवराय विजयी। ग्वालियर का युद्ध 1518 AD, इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत इब्राहिम विजयी। धौलपुर का युद्ध 1519, बाबर बनाम राणा सांगा विजयी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी बाबर विजयी। खानवा का युद्ध 1527, बाबर बनाम राणा सांगा बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर बनाम मेदिनी राय बाबर विजयी। घग्गर का युद्ध 1529, बाबर बनाम अफगान बाबर विजयी। दादर का युद्ध 1531, हुमायूं बनाम अफगान बाबर हुमायूं विजयी। हुमायूं का युद्ध 1535, हुमायूं बनाम बहादुरपुर हुमायूं विजयी। सूरजगढ़ का युद्ध 1534, शेर खान बनाम बंगाल का शासक शेर खान। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं बनाम शेर खान यहाँ शेर खान का नाम जो है यही शेरशाह सूरी होते हैं। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540, हुमायूं बनाम शेर खान विजयी। कलिंजर का युद्ध 1545 AD, शेरशाह बनाम बीरभान शेरशाह विजयी। मछीवाड़ा का युद्ध 1555, हुमायूं व तातर खां अफगान हुमायूं विजयी। सरहिंद का युद्ध 1555, हुमायूं व सिकंदर शाह 1555 में हुमायूं विजयी। पानीपत द्वितीय युद्ध 1556, अकबर बनाम हेमू अकबर विजयी। तिलवाड़ा का युद्ध 1560, अकबर बनाम बैरम खान अकबर विजयी। मालवा का युद्ध 1561, अकबर बनाम बाज बहादुर अकबर विजयी। तालीकोटा या राक्षस तरंगणी युद्ध 1565 AD, विजयनगर बनाम मुस्लिम संघ विजयी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, प्रताप बनाम अकबर विजयी। काबुल का युद्ध 1581, अकबर बनाम मिर्जा हकीम अकबर विजयी। अहमदनगर का युद्ध 1600 AD, अकबर व चांद बीबी अकबर विजयी। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 AD, अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह अकबर विजयी। जहांगीर के मेवाड़ अभियान 1608 से 14 AD, जहांगीर बनाम अमर सिंह जहांगीर विजयी। शाहजहां के मध्य एशियाई युद्ध 1645 AD, शाहजहां बनाम नजर मोहम्मद शाहजहां विजयी। कंधार के अभियान 1648 से 1653 AD, शाहजहां बनाम फारस ये युद्ध अनिर्णय रहा। इलाहाबाद के युद्ध 1657, दारा शिकोह बनाम शुजा दारा शिकोह विजयी। धर्मत का युद्ध 1658 AD, दारा शिकोह बनाम औरंगजेब व मुराद
औरंगजेब व मुराद विजयी। सामूगढ़ का युद्ध 1658 AD, दारा शिकोह बनाम औरंगजेब व मुराद विजयी। देवराई का युद्ध 1659, औरंगजेब बनाम दारा शिकोह, औरंगजेब विजयी। पुरंदर का युद्ध 1664, शिवाजी बनाम मुगल सेना विजयी। तिलपत का युद्ध 1670, गोकला जाट बनाम मुगल विजयी। औरंगजेब मेवाड़ युद्ध 1679, औरंगजेब बनाम राज सिंह, औरंगजेब विजयी। औरंगजेब मारवाड़ युद्ध 1680, औरंगजेब बनाम राठौर, औरंगजेब विजयी। बीजापुर का विलय 1686 AD, औरंगजेब बनाम सिकंदर आदिल शाह, औरंगजेब विजयी। गोलकुंडा का विलय 1687 AD, औरंगजेब बनाम अब्दुल हसन, औरंगजेब विजयी। संगमनेर का युद्ध 1689, औरंगजेब बनाम संभाजी, औरंगजेब विजयी। चमकौर का युद्ध 1703 AD, गोविंद सिंह बनाम मुगल विजयी। जजाऊ का युद्ध 1707, मुअज्जम बनाम आजम, मुअज्जम विजयी। सकुड़खेरा का युद्ध 1724 AD, निजाम बनाम मुबारिज खां, निजाम विजयी। पालखेत का युद्ध 1727 AD, निजाम बनाम बाजीराव विजयी। वारणा का युद्ध 1730 AD, श्रीपतराव बनाम संभाजी द्वितीय, श्रीपतराव विजयी। दभई का युद्ध 1731 AD, त्र्यंबकराव दाभाडे बनाम बाजीराव विजयी। भोपाल का युद्ध 1737, बाजीराव बनाम निजाम, बाजीराव विजयी। करनाल का युद्ध 1739, नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह, नादिर शाह विजयी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी विजयी। उदयगिरी का युद्ध 1760 AD, बालाजी बाजीराव बनाम निजाम, बालाजी बाजीराव विजयी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 AD, अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली विजयी। वांडीवास का युद्ध 1761, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, अंग्रेज विजयी। अलीनगर का युद्ध, वांडीवास का 1759 भी कहीं जिक्र आता है। अलीनगर का युद्ध 1757 AD, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज विजयी होते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 AD, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज विजयी। बक्सर का युद्ध 1764 AD, अंग्रेज बनाम मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम, अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 72 के बीच, हैदर अली बनाम अंग्रेज, अनिर्णित होता है युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक, मराठे व अंग्रेज के बीच अनिर्णित होता है मैच। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 AD, अंग्रेज व हैदर अली, अंग्रेज विजयी होते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, अंग्रेज व मैसूर के बीच अंग्रेज विजयी होते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 AD, अंग्रेज व मैसूर के बीच अंग्रेज विजयी होते हैं। लखेड़ी का युद्ध 1793 AD, मल्हार राव होलकर व बनाम महादजी सिंधिया विजयी होते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 5 तक, अंग्रेज बनाम मराठा, अंग्रेज विजयी होते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 AD, अंग्रेज मराठा, अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 AD, अंग्रेज एवं बर्मा के बीच अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, अंग्रेज बर्मा, अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, अंग्रेज एवं अफगानिस्तान, मैच अनिर्णित रहता है। मैच की जगह पे युद्ध हम लोग बोलेंगे। सिंध युद्ध 1843 AD, अंग्रेज बनाम सिंध, अंग्रेज विजयी होते हैं। अलीवाल का युद्ध 1845, अंग्रेज बनाम सिख, अंग्रेज विजयी होते हैं। चिलियानवाला का युद्ध 1848, अंग्रेज बनाम सिख, अंग्रेज विजयी होते हैं। गुजरात का युद्ध 1849, अंग्रेज बनाम सिख, अंग्रेज विजयी होते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, अंग्रेज बनाम बर्मा, अंग्रेज विजयी होते हैं। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878, अंग्रेज बनाम अफगान,
अनिर्णित होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1882, अंग्रेज बनाम बर्मा, अंग्रेज विजयी होते हैं। तो इस तरह से 105 इसमें युद्ध की चर्चा की गई है। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं। प्रमुख व्यक्ति व उनके गुरु: चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, सिकंदर महान के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे, कबीर के गुरु रामानंद, सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, मीराबाई के गुरु रैदास के गुरु रामानंद के गुरु राघवानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद, तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि, सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम के गुरु महादेव गोविंद रनाडे, रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी, गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम, शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, तानसेन के गुरु शेख मोहम्मद गौस, शौकत अली के गुरु बाल गंगाधर तिलक, जहांगीर के गुरु अहमद फारूक सरहिंदी, औरंगजेब के गुरु शेख मासूम, अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रमुख नगरों के संस्थापक: आगरा सिकंदर लोदी, नजीबाबाद नजीबुद्दौला, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, जयपुर सवाई जय सिंह, बीकानेर राव बीकाजी, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, पाटलिपुत्र उदयन, श्रीनगर सम्राट अशोक, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक, अमृतसर गुरु रामदास, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, राजगीर बिंबिसार, हिसार फिरोज शाह तुगलक, मद्रास या चेन्नई फ्रांसिस मार्टिन, फतेहपुर सिकरी अकबर, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, शाहजहानाबाद शाहजहां, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, जोधपुर राव जोधाजी, इंदौर मल्हार राव होलकर, कलकत्ता जॉब चरनाक, अजमेर अजयपाल चौहान, अजीमाबाद शाह अजीम, भरतपुर राजा सूरजमल, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ मौर्य, अवध सआदत खां, डूंगपुर रावलबीर सिंह, हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, खिजराबाद खिजर खां, जैसलमेर महारावल जैसल सिंह, मान्यखेत अमोघ वर्ष प्रथम, पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, किशनगढ़ किशन सिंह राठौर, प्रतापगढ़ महाराणा महारावत प्रताप सिंह, रतनगढ़ महाराजा रतन सिंह, मुंगेर मीर कासिम, सूरतगढ़ महाराजा सूरत सिंह, उम्मेद नगर उम्मेद सिंह, डिंडीगुल हैदर अली, उदयपुर राणा उदय सिंह, भोपाल राजा भोज, हस्तिनापुर हस्तिन, बदामी पुलकेशिन प्रथम, दिल्ली अनंगपाल तोमर, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, कालपी वासुदेव, अहमदनगर अहमद निजाम शाह, भोजपुर राजा भोज, भीलसा सम्राट अशोक, धौलपुर धवलदेव तोमर, लखनऊ आसफुद्दौला, बुरहानपुर मलिक नासिर खान, वतापी बिरसा का ही नाम है, बिरसा सम्राट अशोक। आदर्श स्मारक स्थल:
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ऊंचे घने हरे देवदार वृक्षों के बीच 1870 मीटर की ऊंचाई में बसे विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को इसमें शामिल किया गया है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जागेश्वर धाम को देश के 25 आदर्श स्मारकों में शामिल किया गया है। 25 आदर्श स्मारक: लेह पैलेस लेह जम्मू कश्मीर, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, कुतुब कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली, लाल किला दिल्ली, हजार दुराई पैलेस मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, शोर मंदिर महाबलीपुरम, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, रानी की बाव गुजरात, फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा उत्तराखंड, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली कोलुहा बिहार, खजुराहो मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश, मार्तंड मंदिर कश्मीर, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, सेंट एंजिला किला केरल, मसरूर रॉक कट टेम्पल हिमाचल प्रदेश, रंगघर शिव सागर असम, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, दौलताबाद किला महाराष्ट्र। तो आज हम लोगों ने इतिहास रीडिंग के दौरान इतनी सारी बातें देखी हैं और कल से हम लोग शुरू करेंगे कजाकिस्तान में सबसे पुराना पिरामिड। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी डिटेलिंग की गई है जिससे कि आपको वन लाइनर कोई भी एग्ज़ाम इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।